बायोस्फीयर और सब आ जाएगा, ठीक बात है। हाँ जी, हमारे आसपास जीवन जीने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक बात है। और क्या कहने, वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, सुना है आप लोगों ने? क्या मतलब होता है इसका? है सोसाइटी ख़राब है, हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो सोसाइटी ख़राब है? सोसाइटी ख़राब कभी भी नहीं होती, सोसाइटी के लोग ख़राब होते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि समाज ख़राब है, धर्म ख़राब है, कल्चर ख़राब है, वो ख़राब कभी नहीं होता, वो लोग ख़राब होते हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे संविधान ख़राब है थोड़ी कह सकते हम लोग, संविधान तो ठीक ही बना हुआ है, ख़राब क्या है? उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, उसको फॉलो करने वाले लोग। बाबा साहब ने खुद भी कहा था कि कोई भी संविधान सबसे घटिया संविधान हो सकता है दुनिया का, अगर उसको फॉलो करने वाले लोग कैसे हो, बेकार हो। और कोई भी संविधान सबसे अच्छा संविधान भी हो सकता है, डिपेंड ऑन किस पे, लोगों पर, ठीक है। जो आप सबने बताया सब ठीक है, सारी परिभाषाएं ठीक है। बेसिकली एनवायरनमेंट मतलब ही होता है जो हमारे चारों तरफ हो, है ना, जिसने हमको चारों तरफ से घेरा हुआ हो। शाब्दिक रूप से लिटरल मतलब यही होता है। जब हम सब्जेक्ट के रूप में बात करेंगे तो जो हमने 3 स्फेयर पढ़े थे, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, वो तीनों जहाँ पर अवेलेबल होते हैं दैट इज़ नॉन एज बायोस्फेयर, उसको कहते हैं जैवमंडल। उसी को हम लोग कह सकते हैं पर्यावरण, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, या तो हवा है, या ज़मीन है, या पानी है, कोई चौथा तत्व नहीं है। जो है उसको हम लोग देख नहीं सकते, जैसे आसमान भी है। पंचभूत सुने होंगे ना आप लोगों ने, 5 एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी में है, बताइए कौन कौन से हैं इन 3 के अलावा? हाँ, आसमान, और 5वां? हाँ वही एलिमेंट ही। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट तो 5वां ही है जो सब कुछ पवित्र कर देता है। यस, दैट इज़ फायर, अग्नि, ठीक है हमारा। हाँ, अच्छा फायर हो गया था, कैसे? बॉन फायर हुआ होगा, फायर नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो वही एनवायरनमेंट है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि एनवायरनमेंट पर पिछले 2 डिकेड से इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? सब्जेक्ट तो ये पहले भी हुआ करता था, पर पहले अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर आप देखेंगे किसी भी एग्जामिनेशन में पिछले 2 डिकेड से लगातार इस पर सवाल ज़्यादा पूछने लग गए हैं। ऐसे ही अब तो स्कूल्स के अंदर जो करिकुलम है, कॉलेजेस के अंदर जो करिकुलम है, वहाँ पर बाकायदा चैप्टर्स ऐड ऑन कर दिए गए हैं एनवायरनमेंट के लिए। अलग अलग पेपर्स बन गए हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ करके। एनवायरनमेंट को, हाँ EVS जिसको हम लोग बोलते हैं, टीचर्स एग्जाम्स होते हैं उनके लिए पढ़ना कंपलसरी हो गया है EVS। अपना सब्जेक्ट चाहे आए चाहे ना आए, पर EVS आना चाहिए, ठीक है। तो क्यों, क्या कारण है? अगर हम इस सब की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपने बताया अभी एनवायरनमेंट होता है वो लगातार क्या हो रहा था, डिग्रेड हो रहा था, यानी कि खराब हो रहा था। एक शब्द होता है डिग्रेड होना, हिंदी में कहते हैं इसको निम्नीकरण, निम्नीकृत। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, हर जगह आएगा। सॉइल डिग्रेड हो गई है, एयर डिग्रेड हो गई है ना, यानी हवा खराब हो गई है, मिट्टी खराब हो गई है, वगैरह वगैरह। तो वो हर जगह शब्द आएगा, उसकी हम लोग बातचीत करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं, एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स जो आपने बताए हैं 3 वही हैं, उसकी बात करते हैं। फिर ये क्या हो रहा है, हाँ, फिर एनवायरनमेंट कैसा है उसको देख लेते हैं, कैसे खराब होगा वो आप लोगों को पहले से ही पता है। ये जो आपको दिख रहा है ये अलग अलग क्या है, हाँ जीव है, ठीक है। जो कोरल रीफ्स बनती थी वो तो ये रही चट्टानें जो दिख रही हैं आपको, है ना, मूंग की चट्टानें, उसके ऊपर बहुत सारे जीव हैं अलग अलग, ठीक है। ये वाटर लेवल के अंदर का एनवायरनमेंट है, वहाँ अपनी खासियत रहती है इसकी। ये आप देख पा रहे हैं खूबसूरत सा जंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये अमेज़न का जंगल है ना, ये उसका बहुत पॉइंट सा पार्ट दिख रहा है उसका। ऐसे ही ये आप डेजर्ट देख पा रहे हैं, ये भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, वो आओ ऊ कुछ नहीं करना है ऐसा, ठीक है। ये खूबसूरत नदी जो दिख रही है आपको, ये भी अमेज़न रिवर है, अमेज़न फॉरेस्ट है। इस हद तक के डेंस फॉरेस्ट वहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे ही, फरेश शांत हो जाओ,
ये आप स्नोवी माउंटेन देख सकते हैं, ये केवल एक पीक दिख रही है आपको, वैसे तो 3 पीक्स दिख रही हैं इसके अंदर, 1 2 3, ऐसी हज़ारों पीक्स होती हैं, है ना, पूरी एक माउंटेन रेंज हो सकती है। यहाँ पर अगर आदमी खड़ा होगा तो बहुत बौना सा एक डॉट सा दिखाई देगा। ये पेड़ भी कितने कितने से दिख रहे हैं आपको, जो 30-30 फीट लंबे पेड़ होते हैं वो। ये टेम्परेट फॉरेस्ट आपको दिख रही है ना, या ऑटम में जब फॉरेस्ट हो जाता है टेम्परेट का, खूबसूरत रंग बिरंगे से हो जाते हैं, ज़मीन पूरी लाल पीली ऑरेंज हो जाती है। ये आपको दिख रहा है एक 2 प्यारे से जहरीले से वेनेमस स्नेक्स। अब ये सब एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर लैंड हो गया, उसके ऊपर रहने वाले हर तरह के जीव, चाहे टाइगर दिख रहा हो, चाहे उसके पीछे के पेड़ पत्ते दिख रहे हो, वो जीव चाहे कोई चींटी भी हो सकती है और एक बड़ा हाथी भी हो सकता है। ये देखिए आप में जैसे कुछ लोग आप मिलता जुलता सा पा रहे होंगे अपने से, है ना, जो आओ आओ कर रहे थे वो भी वैसे ही कर रहा है, वो भी आपको देख के कर रहा है। वो कैसे लोग हैं ये, ऐसे बैठे हुए चुपचाप, हम तो शांति से घूमते हैं, है ना। ये एक मछली दिख रही है, कितनी कलरफुल हो सकती है, आप अंदाज़ा लगाइए। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ठीक है। अब जिसको भी अपने जैसा लग रहा हो कोई समस्या नहीं है। तो ये सब एनवायरनमेंट है, ये सब कुछ एनवायरनमेंट है, जो कुछ भी हमको दिखता है वो सब एनवायरनमेंट है। अगर उसमें किसी भी कारण से आइदर नेचुरल रीजन या मैन मेड उसमें कोई इशू आता है तो उसको हम लोग कह देते हैं एनवायरनमेंट का डिग्रेड होना। ये आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, ये क्या है, ये एक बफेलो है, ठीक है, हाँ, याक नहीं है, पोलर बफेलो है, ठीक है, बाइसेन कहते हैं इसको, ठीक है, हाँ, बाइसन। ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इसकी खासियत क्या होती है कि जिधर से तूफान आता है ये तूफान की तरफ चलना शुरू कर देता है। इसको पता है तूफान इस तरफ को आएगा, मैं तूफान के अंदर जाऊंगा तो उससे बच करके निकल जाऊंगा, तो सबसे समझदार और बहादुर लोगों में से, मतलब जानवरों में से एक माना जाता है ये, ठीक है। तो ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इस बर्फ चिपकी हुई है इसकी पूरी बॉडी पे, क्योंकि तूफान के डायरेक्शन में बढ़ता है हमेशा ये, ठीक है, दैट्स वाई। और ये 2 खूबसूरत से आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें से ये बेटा है बेटी है मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, बट है, ठीक है। और ये आप जैसा प्राणी है ये, है ना, जिसको खूब, मतलब इतना आलसी होता है कि समझ रहे हैं आप लोग, हाँ, सेम वैसे कर रहा है ये भी। चलिए अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि क्या क्या हमारे चारों तरफ है, कितनी तरह की चीज़ें हैं, ये आपको पता लग सके। ये बहुत बेसिक ग्लिम्सेस था, ऐसी हज़ारों फोटोज और हो सकती हैं, अलग अलग एरियाज़ की भी हम बात करेंगे तो भी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, यूपीएससी सिलेबस की, तो यूपीएससी में ओवरऑल केवल 4 लाइनें लिखी हुई हैं सिलेबस में। 1 लाइन लिखी हुई है प्रीलिम्स के अंदर जो आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है, जनरल इश्यूज ऑन, यहाँ से एक एक पॉइंट ये सबको लिखना है, मैं नहीं बोलूँगा तब भी लिख लेना। एक एक बात तो अगर हम पॉइंट आउट करेंगे, कहाँ गया, चलो भाई ठंड लग गई है इसको भी, ठीक है। तो उसने कहा है कि सामान्य मुद्दे पढ़ने हैं, टॉपिक्स दिए हैं, और आगे लास्ट में क्या बोलता है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि आपको विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टॉपिक्स क्या क्या हैं, पहला टॉपिक है एनवायरमेंटल इकोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं पर्यावरणीय पारिस्थितिकी। प्रीलिम्स की पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें 3 उसने शब्द लिखे हैं या 3 टॉपिक्स लिखे हैं। पहला क्या हो गया, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, इसको हम प्रॉपर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और तीसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज, हिंदी में बोले तो जलवायु परिवर्तन। तो केवल 3 शब्द लिख करके छोड़ दिए हैं कि इस पर सामान्य जानकारी लेकर के आ जाना प्रीलिम्स देने के लिए, सब्जेक्ट की स्पेशलाइज की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि इन 3 टॉपिक्स पे सवाल है, बहुत सारे पूछ लेता है ये, 10, 12, 15, 17 तक सवाल आए हुए प्रीलिम्स के अंदर, अलग अलग सालों में देखा होगा आप लोगों ने। अगर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को मिला देंगे तो यह आंकड़ा लगभग 30-32 के आसपास पहुंच जाता है।
कभी 30, कभी 32, 25 से 35 के बीच में रहता है। दोनों सब्जेक्ट के सवाल मिला करके देखा जाए तो बहुत सारे सवाल होते हैं जो एकदम मिल करके बने हुए होते हैं, ज्योग्राफी से और एनवायरनमेंट से। तो ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। लिखा 3 टॉपिक है, सवाल इससे बहुत सारे आते हैं। यहाँ आप लोग आते हो हर रोज़, तो यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, बाहर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, देखा है आप लोगों ने? उस पर पिछले 10 सालों के कितने सवाल आए हैं प्रीलिम्स में, किस सब्जेक्ट से, वो भी लगा हुआ है, देखा है आप लोगों ने? हाँ, तो उसमें अंदाज़ा मिल जाएगा आपको। वो 2019 से 20 तक का लगा हुआ है, जस्ट बिफोर कोरोना, है ना? मतलब कब लगा है मुझे नहीं पता, मैंने तो कल देखा है ऐसे ही। पुराना कुछ नहीं होता कभी भी। हाँ, तो जहाँ तक है वो तो नया ही है ना, जहाँ तक का लगा हुआ है, ठीक है? तो उससे अंदाज़ा मिलता है। फिर मेंस की बात करते हैं, तो मेंस के अंदर भी 3 लाइनें लिख करके छोड़ दी हैं। कौन से पेपर में आई है? पेपर 3 में है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। पेपर 3 सबसे डायनेमिक सब्जेक्ट बोला है मैंने पहले भी, क्योंकि उसमें करंट ज़्यादा पढ़ना होता है आपको, लगातार बदलने वाली चीज़ें होती हैं। तो 3 टॉपिक्स लिखे हैं। पहला टॉपिक लिखा हुआ है जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। दूसरा टॉपिक जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण, एंड डिग्रेडेशन और निम्नीकरण। पर्यावरण में जो 10-12 तरह के अलग अलग पॉल्यूशन हैं, 2-4 के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, 5-6 के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, है ना? तो उन सब की हम बात करने वाले हैं। ये क्या हुआ? चलो, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे होते, 2 बार मारने से ठीक हो जाते थे, नए वालों को पूरा ऑफ ऑन करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है, सेंसिटिव हो गए हैं, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक था एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय प्रदूषण और निम्नीकरण। अब जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, जिसको हमें पढ़ना है आगे, तो प्रदूषण के अंदर बहुत तरह के पॉल्यूशंस होते हैं। 2-3 आपने सुने होंगे, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, और भी होता होगा, और भी होते हैं बहुत तरह के पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन होता है, ठीक है, प्रकाश का प्रदूषण होता है, हाँ, साउंड, नॉइज, सेम चीज़ है। तो ऐसे 8-10 तरह के प्रदूषण की हम बात करने वाले हैं। तीसरा टॉपिक लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, हिंदी में होगा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, शॉर्ट फॉर्म में इसको EIA कह देते हैं। ये एक कानून होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो बाकायदा असेसमेंट किया जाता है कि उस प्रोजेक्ट से कितना नुकसान होगा, किसको? एनवायरनमेंट को, और उसके लिए भरपाई प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके लिए बाकायदा सरकारी कानून होता है, जन सुनवाई होती है। कहीं भी कोई रोड पास हो रही है, कोई बड़ा बिल्डिंग प्रोजेक्ट पास हो रहा है, तो उससे पहले उसका EIA करना पड़ता है, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट को ग्रीन चिट मिलती है या NOC मिलती है। तो ये वाला हमको पढ़ना है, इस पर नया कानून भी आ गया है बाकायदा सरकार का। ठीक है, कहाँ आएगा? तो अब हम एक एक की बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे एनवायरनमेंट की बात हम करेंगे कि क्यों इसकी चर्चा होनी शुरू हुई है। तो हुआ क्या था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कब हुआ था उद्योगीकरण? इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पर? हाँ, यूरोप में कब हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, आपने नहीं पढ़ा होगा वो अलग बात है। यहाँ से कपड़े जाने, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल जाना शुरू हुआ यूरोप में, याद है? 1970? अरे नहीं, तब तक तो हमारे यहीं हो गया। हाँ, 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में अलग अलग फेजेज में चला। जब भारत से कच्चा माल जाने लग गया, कहाँ पर? यूरोप में। जब
आविष्कार हो गया था किसका, भाप के इंजन का, ठीक है। जब आविष्कार हो गया था कटाई के लिए मशीनों का, उसके बाद से वहाँ पर औद्योगिकरण शुरू होता है। अब उसके कारण हुआ क्या कि अगर हम हाथ से कपड़ा बनाते थे तो क्या होता था कि ये काम आदमियों को करना है, तो कच्चे माल का उपयोग बहुत सीमित होता था। लेकिन जब वो काम मशीनें करने लग जाएंगी, चाहे पेड़ को काटना हो, चाहे उस पेड़ से कुछ नया बनाना हो, तो क्या होगा, ये काम बहुत तेज़ी से होने लग जाएगा। तो पिछले 5000 सालों में जितना धरती को नुकसान हुआ था, उतना नुकसान हम लोगों ने 50 सालों के अंदर कर दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद। और इसकी शुरुआत तो यूरोप से हुई थी, फिर धीरे धीरे पहले लंदन से शुरुआत हुई, फिर ये और देशों के अंदर फैलना शुरू हुआ, फिर ये अमेरिका चला गया क्योंकि यूरोप के लोग वहाँ चले गए थे। बाद में कहाँ पर आया, ये एशिया की तरफ आया, अफ्रीका में पहुँचना बाकी है अभी। तो लगातार जैसे जैसे उद्योग बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, अर्थ के एनवायरनमेंट को नुकसान होना शुरू होगा। ऐसे ही होना शुरू हुआ। एक टाइम आया जब लगा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो पहली बार 1972 में 1972 में दुनिया भर के लीडर्स एक साथ बैठे, उन्होंने एक मीटिंग की बड़ी सी, ठीक है। उसको पहली एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और उसके बाद से लेकर के फिर लगातार एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न बनना शुरू हो गया, चिंता होनी शुरू हो गई। तो अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर प्लान बता रहा हूँ मैं, फिर पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ये मैंने सिलेबस बता दिया है। अब ये क्या क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर प्लान है, ये हमारे अलग अलग चैप्टर्स होंगे। तो पहला चैप्टर होगा, ये लिख लीजिए आप लोग, हिंदी में बोल रहा हूँ पैरेलली। पहला हो गया पर्यावरण, दूसरा हो गया इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, जो आपकी पहला चैप्टर है 11th चैप्टर बायोलॉजी का, उसमें इसी के बारे में बताया हुआ, इकोलॉजी के बारे में। थर्ड हो गया इकोसिस्टम, पारितंत्र, इकोलॉजी का एक पार्ट होता है पारितंत्र। फोर्थ हो गया बायोटिक इंटरैक्शंस, हिंदी में बोलेंगे जैविक अंतर क्रियाएं, जैविक अंतर क्रियाएं। नेक्स्ट हो गया बायोम्स, हिंदी के अंदर भी बायोम कहते हैं, कई बार इसके लिए जीवोम शब्द लिखा मिलता है, तो दोनों लिख लीजिएगा आप, बायोम इतना ही है, ब्रैकेट में जीओम। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या जिसको हमने बायोडाइवर्सिटी बोला है, जैव विविधता। नेक्स्ट हो गया पर्यावरणीय प्रदूषण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। नेक्स्ट हो गया क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। और लास्ट में लिख लीजिए करंट इश्यूज, समसामयिक मुद्दे, करंट इश्यूज, समसामयिक मुद्दे। क्या होता करंट का मतलब, सिलेबस देखा है तुमने कभी, उसमें लिखा होता है समसामयिक विषयों पर पढ़ करके आना है, समसामयिक। सिलेबस देखा करो भाई, ठीक है। ये हमको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। अभी हम पहले की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट में वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की अगर बात की जाए, परिभाषा की बात की जाए, ये एनवायरनमेंट क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, जितने भी चीज़ें हैं सब में कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी। जैसे एक बेसिकली वो चीज़ क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, किन किन लोगों ने दुनिया भर में उसके लिए काम किया है, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, और लगभग सब चीज़ों पर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनी हुई हैं, सरकारी नियम कानून बने हैं। उससे सवाल बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। कोई समझौता हुआ है दो देशों के बीच में, कोई संधि हुई है। आजकल तो हर मीटिंग जो होती है उसमें क्या होता है, कोई ना कोई एनवायरनमेंट के ऊपर भी समझौता जरूर होता है कि आपको हम ग्रीन एनर्जी में हेल्प करेंगे, आपको हम सोलर एनर्जी के अंदर हेल्प करेंगे, है ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो उस सब की बात हमको करनी होगी सभी इश्यूज़ के साथ। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं अभी हम, इसको लिखने की वैसे बहुत ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट किसी व्यक्ति के लिए और ओवरऑल दुनिया के लिए। अब इस पर सवाल कोई भी नहीं आता मीन्स के अंदर, ठीक है। लेकिन
पर्यावरण पर हर साल एक एस्से का टॉपिक जरूर होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, तो कितने टॉपिक्स आते हैं एस्से के? 8, है ना? उसमें से कितने करने होते हैं? 2 करने होते हैं, है ना? 4-4 के ऑप्शंस दिए होते हैं, सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4। तो नॉर्मली एक टॉपिक एस्से के ऊपर, सॉरी, एस्से का एक टॉपिक एनवायरनमेंट के ऊपर ज़रूर होता है। तो अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है तो ऑब्वियस ही बात आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। 5 सदाबहार टॉपिक है, इस पर आप तैयारी कर लो तो आप ऐसे कोई भी आए आप लिख सकते हो। गांधी जी हो गए, भारत में गांधी जी सबकी सहायता करते हैं, जिसके जेब में गांधी जी हैं उसको बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो नॉर्मली गांधी जी के कोटेशंस के ऊपर एक ऐसे हमेशा आता है, कुछ नहीं हो, खाली 2 लाइन लिख करके छोड़ देंगे। गांधी जी ने कहा था जी और जीने दो, निबंध लिखिए 1800 शब्द, है ना? अब करते रहिए रिलेट। गांधी जी ने कहा था, फेमस कोटेशन है ना, कि नेचर के पास, प्रकृति के पास सबकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए संसाधन है, लेकिन किसी एक की भी लालच पूरी नहीं कर सकती। ग्रीड्स के लिए किसी एक का ही पूरा नहीं हो सकता, और रिक्वायरमेंट्स की बात करें, हम नीड्स की बात करें तो सबकी पूरी हो सकती हैं। अब ये कोटेशन आ गया, आप लिखिए ऐसे इसके ऊपर, है ना? और किसके ऊपर है ये? अब ये गांधी जी के ऊपर भी है, ये वर्तमान समाज के ऊपर भी है, ये एनवायरनमेंट के ऊपर भी है। ऐसे ही महिला इशूज जो होते हैं, जेंडर इशूज होते हैं, नॉर्मली एक टॉपिक उन पर। तो ऐसे 5-6 टॉपिक्स हैं, अगर आप एनालाइज करेंगे तो 2-3 टॉपिक तैयार कर लो अच्छे से, आपके ऐसे आराम से हो जाएगा। तो ऐसे ही एनवायरनमेंट के ऊपर आता है कि क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट की आपके लिए, पर्यावरण की? ये बहुत ज़्यादा है वाला जवाब बिल्कुल गलत है, ठीक है? ये भटकाने की कोशिश है। बहुत ज़्यादा माने क्या? नाश्ते में क्या चाहिए? सब कुछ। सब कुछ मतलब क्या? कुछ नहीं मिलेगा, बताइए। बिल्कुल ठीक बात है। सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं हमको? एनवायरनमेंट से। जैसे बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारी अपने जीवन से लेकर के खाने पीने की तमाम तरह की चीज़ें, जिस घर में हम रहते हैं, वो जो दवाइयाँ हम खाते हैं, वो सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है? पर्यावरण से। सूर्य जो है वो, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सारी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? सूर्य से। उसके थ्रू फिर पूरी अर्थ डेवलप हो रही है और उससे हमको सब कुछ मिल रहा है। तो ये इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस भी है, ये ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी है। दूसरा क्या है? पर्यावरण आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट है। मतलब ऐसा नहीं होता वहाँ पर कि एक चीज़ खराब होगी तो बाकी पे असर नहीं होगा, सब पे असर होता है पूरा। जब मौसम बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, तापमान भी बदलता है, हवाएं बदलती हैं, दिन में धूप का क्रम बदल जाता है। तो पूरा आपस में एनवायरनमेंट क्या कनेक्टेड है। तो एक हर बंदे पर इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है उसका। इसीलिए हम उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो गर्मी बढ़ती है उसका असर सबके ऊपर होता है, जिसका रिजल्ट होता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है? तो बहुत जुड़ा हुआ है एनवायरनमेंट, ये ध्यान में रखने वाली बात है। जंगल जल रहे हैं कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका पे। फसल किसकी खराब हो रही है? हमारी खराब हो रही है। हमारे यहाँ मौसम से पहले ही उसमें पकने लग गए हैं, आम पे बोर आने लग गए हैं, तो ये असर हो रहा है ना हमारे ऊपर, ठीक है? तो ऐसे, तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आप बना सकते हैं अलग अलग सेक्शन के अंदर, वो देखिएगा थोड़ा सा। दूसरा, इंटरनेशनल एफर्ट्स कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, दुनिया भर में संधियाँ हुई हैं, मीटिंग हुई है, दुनिया भर के अंदर भी और भारत के अंदर भी, दोनों की बात हम लोग करेंगे। तीसरा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और उसकी अप्रोच क्या होगी, यानी पर्यावरण को संभालना कैसे है। तो जैसे हमने EIA अपना लिया है ना, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कानून बन गया है। कुछ भी होगा तो पहले क्या करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। हमने क्या बना दिया है? NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया है। कोई नुकसान करेगा तो तुरंत क्या नाम है, NGT को सजा सुना सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर कहेगा इकोलॉजिकल अप्रोच, एनवायरनमेंट के लिए हमारी अप्रोच कैसी है। मैं कल कहीं सुन रहा था तो 2 बातें कहीं कि एक आदमी होता कहीं जाएगा नेचर में तो क्या देखेगा? बहुत अच्छा झरना है, बहुत अच्छी नदी है, अच्छा जंगल है वगैरह। दूसरा क्या होगा? यहाँ पर अच्छा विला बनाया जा सकता है ना, यहाँ पे मैं अपनी अच्छे से एक घर बना सकता हूँ प्रॉपर्टी खरीद करके। अब क्या होगा उससे? वो जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो एक एंगल तो क्या है, उसका कंजर्वेशन किया जाए, वो जैसे है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। दूसरा क्या है? वहाँ पर हम जा करके शहर खड़ा कर दे, कंक्रीट बिछा दे। ये अप्रोच है, आम जनता की अप्रोच ऐसी ही होती है। तो उसको समझाना, उसको अवेयर करना कि क्या नुकसान है खराब करने के पर्यावरण को, ये सब चीज़ें। एक वर्ड है इको टूरिज्म, बहुत चर्चा में है पिछले हफ्ते भर से। कब से चर्चा में है? मालदीव वाले इशू के बाद, लक्षद्वीप वाले इशू के बाद इको टूरिज्म, है ना। यानी कि
इकोलॉजिकल टूरिज्म, जहाँ पर बहुत अच्छी इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, उसके बेस पर टूरिज्म कहीं पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इको टूरिज्म। इको टूरिज्म को बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत समझदारी से, यानी कि हम लोग घूमने तो जाएं पर उसको नुकसान करके ना आए। जैसे एक एग्जांपल है, जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए हज़ारों लोग जाते हैं हर साल, बेस कैंप पे कई टन कचरा पैदा होता है। वहाँ पर जाके कैंप लगे हुए हैं, वहीं पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, मैगी बना रहे हैं। इमेजिन करो आप मनाली में अगर हर साल 10 लाख लोग भी जा रहे हैं और अगर वो दिन में केवल एक ही पानी की बोतल पी रहे हैं, तब भी क्या हाल होता होगा मनाली का? 10 लाख बोतलें वहाँ पर डंप हो रही है। ये केवल एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है? तो ये सब उसमें आ जाएगा। फिर है यूएन कॉन्फ्रेंसेज, ये अभी हम तुरंत पढ़ने वाले हैं। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, इसको भी हम थोड़ा सा भी करने वाले हैं। और एक है अलग अलग कौन कौन समझौते हुए हैं देश दुनिया में, इसको भी हम करने वाले हैं। और अंतिम है पर्यावरणीय संगठन, दुनिया भर में कौन कौन से बड़े ऐसे एनजीओज हैं जो काम करते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। एक दो नाम सुने होंगे आप लोगों ने, जैसे कोई एक बताओ जी। IUCN, बिल्कुल ठीक बात है। और बताइए कोई भी एक ऐसा संगठन जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है, कोई नाम सुना हो आप सबने? डूब मरिए आप सब। तैयारी कर रहे हैं, चलिए। क्या? हाँ, वो अग्रीमेंट हो गया, ठीक है, ठीक है। शुरू करते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत नोट्स भी लेते रहना है पैरेलली आपको। सबसे पहली बात, पर्यावरण की डेफिनेशन। तो जो मूल शब्द है वो हुआ करता था एनवायरनर, उससे बना है क्या? एनवायरमेंट। मूल शब्द फ्रेंच का हुआ करता था एनवायरन, एनवायरनर, दोनों शब्द चलते थे, जिसका मतलब क्या होता है? चारों तरफ या सराउंडिंग्स, जो आप लोगों ने मुझे अभी बताया, ठीक है। भारत में एक कानून बना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। ये भारत में सबसे बड़ा कानून है जो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करता है। इसको हम लोग अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छाता कानून। क्या मतलब होता है इसका? है अम्ब्रेला टर्म सुना है आप लोगों ने पहले? हाँ, अम्ब्रेला मतलब क्या होता है? छाता होता है, कोई बात नहीं। तो बहुत बार अम्ब्रेला एक्ट या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऐसा शब्द आता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक बड़ा चीज़ है, बड़ी व्यक्ति या बड़ा संगठन है, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें और पैरेलली काम करती हैं। तो ये अम्ब्रेला एक्ट है, यानी कि बहुत सारे और भी कानून हैं पर ये सब इससे पावर लेती है बाकी सारे कानून। तो इस कानून के हिसाब से पर्यावरण की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, जो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखाई दे रही होगी। हिंदी वाले विद्यार्थी लिख सकते हैं? क्या बोलूँ? लिखिए। पर्यावरण, पर्यावरण जल, वायु एवं स्थल, पर्यावरण जल, वायु एवं स्थल तथा उनके अंतर संबंध, उनके अंतर संबंध एवं मनुष्य और अन्य जीवों के साथ अंतर संबंधों का समुच्चय है। अन्य जीवों के साथ अंतर संबंधों का समुच्चय है। तो क्या मतलब हो गया इसका कि एक ये तीन चीजें हैं, वाटर, एयर और लैंड, प्लस ह्यूमन या अदर लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो इन तीनों का आपस में इंटर रिलेशन कैसे ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक बात,
इनका आपस में इंटर रिलेशन कैसे, ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, दूसरी बात, और इनका आपस में इंटर रिलेशन कैसे, ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, तीसरी बात। ये सारा क्या कहलाता है? पर्यावरण। जैसे आप अपने आसपास के हवा, पानी और मिट्टी को इफेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना, अपनी गतिविधियों के माध्यम से। इसी प्रकार अगर आपके आसपास की हवा, पानी और मिट्टी में बदलाव होंगे तो आप पर भी असर होगा, बहुत होगा। हम लोग हवा बदलने के लिए जाते हैं बाहर ना, पहाड़ों पर जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, तो इन दोनों का सबकी विशेषताएं और इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर अंतर संबंध, इंटर रिलेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। ठीक है, अभी जो इंटर रिलेशन है कैसा होता जा रहा है? खराब होता चला जा रहा है लगातार। हम क्या कर रहे हैं? हवा को, पानी को, जल को खराब कर रहे हैं। उसका असर किसके ऊपर हो रहा है? फिर हमारे ऊपर ही हो रहा है, वो हमें खराब कर रहा है ना। जैसे वर्तमान में दुनिया के अंदर आधी से अधिक बीमारियां क्या होती हैं? खराब पानी से होने वाली बीमारी है ना। अब पानी खराब किसने किया? हमने पानी खराब किया, उसके अंदर हमने लेड डाल दिया, शीशा डाल दिया हमने, उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स डाल दिए। अब वो पानी जब कोई पीता है तो उसका फिर नुकसान होता है, हो रहा है ना। सेम विद द एयर, बाकी सब चीज़ अटैच हो जाएगा वो। चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को? ये एक बेसिक डेफिनेशन थी इसकी। अब इसमें बहुत सारे बिंदु और जुड़ते चले जाते हैं। जैसे एनवायरमेंटल साइंस, ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट होता है। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है, लिखने की जरूरत इसको नहीं है वैसे। सिस्टमैटिक स्टडी यानी कि व्यवस्थित अध्ययन का तरीका है। किसका? एनवायरमेंट और हमारे स्थल के बीच, जहाँ पे प्लेस से मतलब है हमारा हैबिटेट, जिसको हम कहते हैं हमारा आवास, जहाँ भी हम लोग रहते हैं, उसके बीच, विशेष रूप से दो चीज़ों के बीच में, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब होता है जो जैविक चीज़ें हैं, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जिसमें आ जाएगा वाटर, एयर और लैंड आ जाएगा। ठीक है, इसी को फिर आगे इन्होंने दो बातों में कह दिया है, इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और उनका आपस में क्या हो गया? इंटरेक्शन। जो हमने यहाँ पर व्यवस्थित भाषा में लिखा है, यहाँ सिंपल लिखा हुआ है, कॉम्प्रहेंसिव सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरेक्शन, उनका आपस में अंतर संबंध, ये सारा है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये इसमें इमेजेस इतनी बड़ी बड़ी क्यों लिख रही है? अच्छा, स्लाइड का तरीका दूसरा है थोड़ा सा ये। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। जहां पर तीनों अवेलेबल है दैट इज नॉन एज बायोस्फीयर, जैवमंडल, ये आप लोग जानते ही हैं। फिर है इसके संघटक कौन कौन से हैं, ये लिख लीजिए, लिखिए। एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के तत्व। कंपोनेंट्स, घटक तो वो तीन हो गए, वो सबको पता ही थे। एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के तत्व। पहला कौन सा हो गया? फिजिकल, भौतिक। ठीक है, अब इसमें जो कुछ है आपके सामने दिख रहा है, जो भौतिक चीजें अवेलेबल हैं, है ना। स्पेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, कहीं वाला स्पेस, खाली जगह जो होती है, हाँ, तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? हाँ, ये हिंदी में, अंग्रेजी में हो गया, ठीक बताया आपने, वैक्यूम, एग्जैक्ट शब्द तो वैक्यूम है। हाँ, वात या निर्वात, यानी जहाँ कुछ नहीं होता, है ना, दैट इज स्पेस, उसे स्पेस कहते हैं। ये लिखना है, ये मुझे देखना नहीं है। स्पेस, लैंडफॉर्म, फिजिकल एलिमेंट है, ये भौतिक तत्व है। इसमें तो कुछ भी खराब होगा तो उसका असर होगा आपके ऊपर। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैं बोल तो रहा हूँ, लिखो। भौतिक तत्व, पहला बिंदु स्पेस हो गया, यानी कि निर्वात हो गया, स्थल हो गया, जल हो गया, मृदा हो गई, चट्टान हो गई, खनिज हो गई। ये एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा कि एक्चुअल में फिजिकल एलिमेंट होता क्या है। दूसरा हो गया जैविक तत्व, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। इसमें
सब तरह के पादप यानी कि पौधे हो गए, एनिमल्स यानी कि जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए। मनुष्य को अलग से लिखना पड़ रहा है क्योंकि सबसे अलग हरकतें हैं, तो वो भी एनिमल ही है ना। लेकिन अब तो एक फिल्म के अंदर बताया गया है कि हाँ हम एनिमल ही हैं, है ना। फिल्म आई थी ना इसी नाम से एक, हाँ, देखी तो नहीं है मैंने अभी, तो लोग बता रहे हैं कि हाँ हम एक्चुअल में एनिमल हैं। देखा आप लोगों ने एनिमल? हे भगवान। ठीक है, और तीसरा हो गया सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में नहीं, तो बाकी दोनों के इंटर रिलेशन से जो बनता है दैट इज द थर्ड वन। ठीक है, फिजिकल का और बायोलॉजिकल का, यानी कि नॉन लिविंग का और लिविंग का इंटर रिलेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, तो क्या डेवलप होगा? कल्चरल एलिमेंट। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो हर तरह का आर्थिक विकास आ जाएगा, सामाजिक विकास आ जाएगा, राजनीतिक विकास, यानी कि हम सब ने मिलकर के डेवलप किया है संविधान या पॉलिटिक्स, कि कोई राजा बनेगा या कोई प्रधानमंत्री बनेगा, ये कहीं पर नेचुरली नहीं था। तो उसमें कोई सही कोई गलत ऐसा नहीं होता, सब सही हो सकते हैं, सारे गलत हो सकते हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। अब अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका इन तीनों पर असर होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके आसपास, और इन्हीं तीनों से चीज़ों से मिलकर के बाकी सब चीज़ें बन रही होती हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, नियम कानून, वो सब इन तीन का मिक्सचर होता है। तो तीन एलिमेंट ध्यान रखने हैं और ये तीन कंपोनेंट ध्यान रखने हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं आता किसी को किसी चीज़ को लेकर के, किसी शब्द को लेकर के? ठीक है, अब थोड़ा सा पहले बात करते हैं कि कैसे डिस्कशन होना शुरू हुआ एनवायरनमेंट का, दुनिया भर में शुरुआत कैसे कैसे हुई, कौन कौन से प्रमुख समझौते हुए हैं। उससे एक बेस तैयार हो जाएगा हमारा कि दुनिया भर में क्या क्या चला है अब तक एनवायरनमेंट में, फिर हम उसके अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, तो दुनिया में एक संगठन हुआ करता था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। कब बना था? हाँ, 1915 में या 18 में? हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बना था लीग ऑफ नेशंस, जिसका उद्देश्य क्या था कि दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन हो गया, और 2 दशकों के अंदर ही हो गया, है ना। तो फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशंस को हटा दिया गया या ख़त्म कर दिया गया। फिर एक नया संगठन बना 1945 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। क्या हो गया? देखो अच्छी बात है, सबको बता देनी चाहिए। एक सर्वे आया है, और ये सच में मतलब आज का नहीं है, 35 साल पुराना सर्वे, कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपका शुभचिंतक है, जो आपको लेकर के सकारात्मक फीलिंग्स रखता है, तो उससे मिलते ही आपकी बॉडी में एक चीज़ होती है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है। ठीक है, तो उससे मिलते ही आपकी बॉडी में WBCs का नंबर 1000 के आसपास बढ़ जाता है। ठीक है, अगर किसी नकारात्मक व्यक्ति से मिलोगे तो क्या होता है? इससे ज़्यादा कम हो जाता है, विद इन सेकेंड्स हो जाता है ये। ठीक है, ऐसी कोई हंसी की बात अच्छी हो तब भी ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो बता दो सबको, सबका बढ़े, तुम्हारा अकेले क्यों बढ़ रहा है इतना? है, चलो ठीक है। तो उसी यूएन नाम के संगठन ने, जिसके अलग अलग एजेंसीज बनी है, आपको जिस भी संस्था से पहले यूएन लगा मिलेगा, इसका मतलब क्या है? जो मेन संगठन है यूएनओ है, वो उसकी एक एजेंसी है, उस विषय पर अलग से काम कर रही है। एक तो यूएन के 6 पार्ट होते हैं, इसके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, और बाकी जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यूएन के द्वारा बनाया गया अलग संगठन, उसका अपना ऑफिस होगा, उसका अपना मुखिया होगा, उसका अपना सेक्रेटेरिएट होगा। समझ में आई बात? ऐसे अलग अलग संगठन बने हैं। तो चूंकि यूएन का दुनिया भर में प्रभाव है, तो शुरुआत एनवायरनमेंट पर भी यूएन ने की। सबसे जो पहला बड़ा इस पर बातचीत हुई, ये ओवरऑल चार्ट है अब तक का सारा। ठीक है, इसको समझ जाओगे अभी आप लोग। सबसे पहली जो बड़ी मीटिंग हुई वो कब हुई? 1972 में, एक शहर है स्टॉकहोम के नाम से। ठीक है, अगर आप लोगों ने मनी हीस्ट देखा होगा तो बहुत सारे शहरों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे,
जो उसमें लोगों के नाम हुआ करते थे। ठीक है, स्टॉकहोम में सबसे पहली बार 1972 के अंदर यूएन ने एक मीटिंग बुलाई कि पर्यावरण क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। दुनिया भर के देश वहाँ पर आए जो यूएन के मेंबर थे। हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी मैडम इंदिरा गांधी, वो भी वहाँ पर गई, उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और उसके बाद फिर बहुत कुछ बनना शुरू हुआ। तो इस 1972 की मीटिंग से दो चीज़ें निकल करके आई थी। पहला, एक संगठन बना जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा अलग से, उसका नाम क्या है, यूएन, ये मैं लिखाऊंगा अभी आगे। दूसरा, वहाँ पर सबने मिल करके एक डिक्लेरेशन पास किया जिसमें 26 सिद्धांत थे अलग अलग, कैसे बचाना है पर्यावरण को, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये खाली सबने पास किया, किसी ने उस पर इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं 1972 के उस प्रोग्राम की तस्वीर है। यहाँ पर आपको मैडम इंदिरा गांधी भाषण देती हुई दिखाई साफ नहीं दे रही होंगी, फोटो बहुत पुरानी है। ठीक है, बट वही खड़ी है, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, ये अलग अलग देशों के लोग बैठे हुए हैं। तो आप लिखिए, यूएन कॉन्फ्रेंसेज, संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन, यूएन कॉन्फ्रेंसेज ऑन एनवायरनमेंट, संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय सम्मेलन। 1:36 हो रहा है। ठीक है, आज क्लास थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, 2 बजे हम। पहला, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम शहर का नाम है, स्टॉक और होम मिला दीजिए। कहाँ है ये? हाँ, स्वीडन या स्वीडन जिसको बोलते हैं। जाना है तुम्हें? ठीक है, तो इसमें 2-3 बिंदु लिख लीजिए। नंबर 1, ऑफिशियल नेम, आधिकारिक नाम, इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ब्रैकेट में UNCHE लिख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, कब हुआ? 5 जून 1972। 10 दिन का सम्मेलन था वैसे तो, लगातार लंबी मीटिंग चलती है इसमें अलग अलग दिन। तो 5 जून 1972, सन याद रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको 5 जून से आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? हाँ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कारण यही है कि इस दिन पहली बार दुनिया भर के लोग मिलकर बैठे थे पर्यावरण के बारे में चिंता करने के लिए। ठीक है, दूसरा बिंदु लिखिए, दूसरा बिंदु लिखिए, आउटकम्स, आउटकम्स, उपलब्धि या क्या वहां से निकल करके आया। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? पहला, आउटकम में ए, तुम क्या लिख रहे हो? ये बेटा हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं या एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय सम्मेलन। ठीक है, उसमें हमने पहले सम्मेलन की बात की है, इसका नाम है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या स्टॉकहोम सम्मेलन। अब हम उसके बारे में 3-4 बिंदु लिख रहे हैं, तो 1 to 1 पॉइंट करके लिखते चले जाओ। इतना घिचपिच करोगे तो आपको बाद में समस्या होगी, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला बहुत ज़्यादा नहीं है, दुख होगा थोड़ा सा बस, और कोई बात नहीं। ठीक है, आउटकम्स क्या था यहाँ? पहला आउटकम क्या था? एक अलग संगठन बन गया, तो लिख लीजिए पहला आउटकम, उपलब्धि ए, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा UNEP, हिंदी में लिखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम या पर्यावरण कार्यक्रम, ब्रैकेट में UNEP, ब्रैकेट क्लोज, संगठन की स्थापना, कॉमा करके वहीं पे लिख लो, हेड ऑफिस नैरोबी केन्या,
केनिया नाम का देश है, वहाँ पे नैरोबी नाम का शहर है, मुख्यालय उसका कहाँ पर है, नैरोबी केनिया। ये सबसे बड़ा आउटकम था। अब इसके बाद यूएन हर बार कुछ नहीं करेगा, अब कौन करेगा हर बार, यूएनईपी सारे प्रोग्राम करेगा, ये लगातार, क्योंकि यूएन के पास बहुत सारे हजारों काम है। यूएनईपी खाली पर्यावरण के लिए दुनिया भर में काम करेगा। यूएन कभी कभी 10, 15, 20 साल में एक बार मीटिंग बुला लिया करेगा जरूरत पड़ने पर। समझ में आई मेरी बात? ये सबसे बड़ा आउटकम था। यूएनईपी क्या है, तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, कि ओवरऑल, अब यहाँ पे 2 शब्द है, इसका मतलब जो मुझे बताएगा उसको शाबाशी मिलेगी। एज कैटलिस्ट स्टिमुलेटर, इसका मतलब कौन बताएगा? कैटलिस्ट मतलब क्या होता है? हाँ जी, इकट्ठे सबने बोला था, अब कोई नहीं बोल रहा। ठीक बताया। हाँ, कैटलिस्ट मतलब होता है जो किसी चीज़ को बढ़ा दे, स्पीड, उसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक, है ना। नॉर्मली आपने केमिकल रिएक्शंस में इसका शब्द ज़्यादा उपयोग करते हैं, पर कोई भी हो सकता है, कोई बंदा भी आपके लिए कैटलिस्ट हो सकता है। आपके मम्मी पापा घर में ताने मारते रहे, घर पे बोझ है और ये है और वो है, तो आपको क्या होगा, मन में थोड़ा थोड़ा आएगा, तो या तो आप कुछ अच्छा कर जाओगे या जयराम जी की हो जाएगा, या तो बेशरम हो गए तो कोई बात ही नहीं है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये कैटलिस्ट हो गया, उत्प्रेरक हो गया, जो इसके ऊपर नियम, बेसिक चीज़ें बनाएगा, स्टिमुलेट करेगा, संयोजन करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, ये सारा काम हो गया। ठीक है, दूसरा आउटकम, हम आउटकम की बात कर रहे हैं, उपलब्धि की बात कर रहे हैं। ए तो क्या हो गया, स्थापना। बी एक्सेप्टेंस ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम घोषणा पत्र की स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम घोषणा पत्र की स्वीकारोक्ति या को स्वीकार करना, स्वीकृति, हाँ ठीक है। तो जब भी कोई ऐसी दुनिया भर की बड़ी मीटिंग होती है तो वहाँ बाद में जो फाइनल डॉक्यूमेंट रिलीज होता है, नॉर्मली जिस शहर में है उसके नाम से हो जाता है। जैसे G20 हुआ ना अभी, तो उसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन रिलीज हुई है। इसके बाद जो फाइनल, जिस दिन 9 तारीख को, 9 सितंबर था, अगस्त था, सितंबर को हुआ, तो सबके बाद जो फाइनल कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मिस्टर मोदी ने बताया था कि ये बातें हुई हैं, इस पर सबकी स्वीकारोक्ति बनी है, उसको बोला गया दिल्ली घोषणा पत्र, दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया गया, इसमें कुछ सिद्धांत लिखे हुए थे, टोटल 26 सिद्धांत थे, वहीं ब्रैकेट में लिख लो 26 प्रिंसिपल्स, 26 सिद्धांत। समझ में आई? तो ये 2 इसकी उपलब्धियां होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत। वो 26 में से 2 बहुत काम के थे, सारे काम के थे वैसे तो, पर 2 पर ज़्यादा काम हुआ। 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला, या ए हिंदी में, अंग्रेजी में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिकॉशन होता है ना, प्रिकॉशन, उससे बना है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, हिंदी में कहते हैं एहतियाती सिद्धांत, एहतियात बरतना। प्रिकॉशन के लिए हिंदी में शब्द क्या होता है? पूर्व चेतावनी, ऐसा कुछ, वो ठीक है, एहतियात लिख लीजिए, एहतियात समझ में आ रहे हैं मुझे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे नियम अपनाना अपने देश में जिससे पर्यावरण को नुकसान कम से कम होता हो, सिंपल सी बात है, प्रिकॉशंस लेना। समझ में आई बात? सब सरकारें प्रिकॉशंस के लिए कानून बनाना शुरू करेंगी। 3 चीजें होती हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक होती है सूचना, इंफॉर्मेशन, क्या होता है? सूचना, ठीक है। एक होता है आदेश, क्या होता है? ऑर्डर। और एक होता है नियम या कानून, ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन। सूचना क्या होती है? जनरल टर्म है, कृपया आपने बाईं तरफ चले, अब आपकी मर्जी है, आप चलो चाहे, अगर आप नहीं चले कोई कुछ कर नहीं सकता आपके साथ, ठीक है ना, ये सूचना हो गई। ऑर्डर में क्या कर दिया है, ये आपको करना है, ठीक है, तो आपको एक काम बता दे, वो काम आपको करना है। रूल और रेगुलेशन में क्या कोई बोलेगा नहीं करना है, बना करके छोड़ दिया नियम, यहाँ पर ऐसा करने पे ये होगा, है ना। अब अगर आपने जैसे ही उसको वायोलेट किया तब जाकर के आपको सजा मिलेगी। समझ रहे तीनों के अंतर को? तो प्रिकॉशनरी में तीनों चीज़ों की बात की गई थी। ऐसे इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करिए ताकि लोगों में क्या बढ़े, अवेयरनेस बढ़े। ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनाना शुरू करिए, और ऐसे
ऑर्डर्स पास करना शुरू करे, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हो इस पर काम करना शुरू किया। पर कुछ लिखित में था नहीं कि क्या करना है, सरकारों की अपनी मर्जी थी, खुद डिसाइड करना था। समझ में आई बात? इसी के बाद भारत में सबसे पहला कानून बना था 1972 में, जिसको हम लोग कहते हैं, नहीं बिल्कुल ठीक बात, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सबसे पहला कानून अगर पर्यावरण से जुड़ा हुआ पहला बना था तो कब बना था? 1972 में। हालांकि इससे पहले भी सरकार काम करती थी, और भारत के तो संविधान में दिया हुआ है पर्यावरण के बारे में। कहाँ पर दिया हुआ है? सवाल आया हुआ है इससे, संविधान में कहाँ दिया पर्यावरण के बारे में? बताइए ना, फेंक के मारूंगा अभी। पॉलिटी पढ़ ली आप लोगों ने? पॉलिटी पढ़ ली? सब मना करेंगे अब नहीं पढ़ी है। हाँ, डीपीएसपी में। कहाँ पे दिया हुआ है? डीपीएसपी में। और मॉरल ड्यूटीज देखा है कभी? मॉरल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, तो उसमें लिखा हुआ है ना, पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। और डीपीएसपी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हर राज्य की जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना, कि पर्यावरण को संरक्षण और उसके बढ़ाने के लिए काम करे, है। अब सवाल ऐसे पूछते हैं उल्टे सीधे वो लोग, यूपीएससी वाले थोड़े से अलग होते हैं ना, तो अलग बनना पड़ेगा आपको। उसने पॉलिटी को जोड़ दिया एनवायरनमेंट से, है ना, तो ये ठीक है। तो इससे पहले भी काम होता था, तो ये एक प्रिंसिपल ये होगा। दूसरा प्रिंसिपल लिखिए, उसको बोलते हैं पीपीपी। पूरा लिखिए, पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। एक तो होता है पॉल्यूशन, प्रदूषण, एक होता है पॉल्यूटर जिसके कारण प्रदूषण होता है। तो उसमें क्योंकि तब शुरुआत थी, सबको लगा कि हम बोलेंगे लोग मान जाएंगे, तो क्या कहा कि जो पॉल्यूशन कर रहा है उसको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? भरपाई करनी पड़ेगी, उसको पे करना पड़ेगा। ऐसा नियम, मतलब ऐसा सिद्धांत अपनाया गया था। सरकारें कानून बनाएंगी, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सिद्धांत हो गए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी, तो ये पहला सम्मेलन हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ बेसिक से लिखी हुई हैं जो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये जो पहला सम्मेलन था, इसके 10वीं वर्षगांठ पर, 10th एनिवर्सरी पर एक छोटा सम्मेलन हुआ। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, लिखिए नैरोबी शिखर सम्मेलन, नैरोबी समिट, नैरोबी समिट, नैरोबी शिखर सम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ? यूएनईपी के ऑफिस में, दैट इज नैरोबी। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है शब्द समिट, एक है कॉन्फ्रेंस, है ना। सम्मेलन और शिखर सम्मेलन, क्या फर्क होता है दोनों में, कौन बताएगा? तो नॉर्मली एक बेसिक फ़र्क बता दे रहा हूँ मैं, हालांकि फ़र्क नहीं भी हो सकता है बहुत बार, वो सरकारों पर डिपेंड करता है कि करवाने वाला कौन है। जैसे मोदी जी करवाएंगे तो क्या बोलेंगे? सारे आ जाओ, ठीक है ना। कुछ बोलेंगे सबको नहीं आना है, खास खास लोगों को आना है बस, ठीक है। तो नॉर्मली समिट में क्या होता है, जहाँ पर समिट होगी वहाँ पर हर राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को जाना जरूरी होगा, वही लोग जाएंगे, बाकी को बुलाएं या ना बुलाएं उनकी मर्जी है। कॉन्फ्रेंस में क्या होगा? राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष तो होते ही हैं, अलग अलग विषय पर काम करने वाले एनजीओ के बुला लिया जाएगा, प्रोफेसर्स को बुला लेंगे, साइंटिस्ट को बुला लेंगे, एक्सपर्ट्स को बुला लेंगे, पत्रकारों को बुला लेंगे, यानी जो जो जुड़े हुए हो सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस एक बड़ी चीज़ होती है, समिट नंबर में देखा छोटी चीज़ है, लेकिन वहाँ पर डिसीजन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे राष्ट्रों के कौन आए हुए हैं? प्रमुख लोग आए हुए हैं, आइदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ऐसा करके, ठीक है। तो 1982 में हुआ, ये उसकी फ़ोटो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूएनईपी, नीचे लिखा हुआ है 10 ईयर्स, ठीक है। सबको नहीं दिख रहा होगा तो मत देखो। अब इसमें क्या क्या हुआ, एक दो बातें लिख लीजिए। पहला बिंदु लिख लो, ऑर्गेनाइज्ड ऑन 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित, स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित।
दूसरा, दूसरा बिंदु लिखिए, क्रिएशन ऑफ अ स्पेशल कमीशन, क्रिएशन ऑफ अ स्पेशल कमीशन टू फ्रेम से लेकर के डेवलपमेंट तक सारा लिख लो, यहाँ पे हिंदी में लिख लो, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ। दीर्घकालीन पर्यावरणीय रणनीति, दीर्घकालीन पर्यावरणीय रणनीति, ब्रैकेट में लिखिए, सतत विकास प्राप्ति हेतु, ब्रैकेट बंद, के लिए आयोग की स्थापना, के लिए आयोग या विशेष आयोग की स्थापना। ठीक है, तो इसमें कमीशन फॉर्म किया गया, एक कमीशन बनेगा, एक्सपर्ट्स का कमीशन बनेगा जो स्टडी करेगा अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि विकास भी होता रहे और पर्यावरण को नुकसान कम हो। इस पर यहाँ पे सहमति बनी। अब यहाँ पर जो कुछ भी सहमति बनी तो यूएनईपी के जो गवर्निंग काउंसिल थी उसने उसको 5 साल बाद उसको अप्रूवल दिया। ठीक है, तब तक देखते रहे कि देश कर क्या रहे हैं। अब समझिएगा इसमें एक चीज़ क्या होता है कि वहाँ पर चर्चा हो गई मान लीजिए, पर कई बार क्या होता है कि एक एक शब्द के लिए मारामारी होती है, ये लाइन हटनी चाहिए, ये लाइन जुड़नी चाहिए, क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता करते हैं तो उसमें आपके किसी दोस्त को नुकसान ना हो रहा हो और आपके किसी दुश्मन को, ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर के संधियाँ होती हैं। तो कई बार 10 लाइन की स्टेटमेंट जारी करने के लिए भी 2-2 दिन लग जाते हैं। एक एक शब्द पे वहाँ पे क्या होती है, डिबेट होती है, नहीं नहीं ये शब्द जोड़िए, ये हटा दीजिए, इससे क्या होगा, रशिया बुरा मान जाएगा, इससे क्या होगा, पाकिस्तान खुश हो जाएगा, दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता था। जैसे अभी परसों एस जयशंकर ईरान मिल करके आए, कल हमला हो गया पाकिस्तान के ऊपर, हो गया ना। अभी एम ही नहीं हो गया होगा, उससे पहले रशिया होकर के आए थे वो, और रशिया इकलौता है जो हेल्प करा ईरान की अभी इस टाइम पर। तो उनने क्या बोला होगा, या तो कर दो हमला वरना हेल्प बंद करवा दूंगा, वहाँ से कोई हेल्प करने वाला और है नहीं तुम्हारा। ईरान ने क्या बोला, ठीक है सर मिसाइल लाओ हम फोड़ देते हैं, उन्हें फोड़ दिया पाकिस्तान के ऊपर। समझ रहे आ रही बात। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमीशन बनने की बात हुई। अब ये कमीशन आगे अगले रास्ता बताएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद लिखिए ब्रेटलैंड कमीशन। ये जो नाम लिखा हुआ है ये महिला का नाम है जो आपके सामने फोटो में दिख रही है। हिंदी में कहते हैं ब्रुटलैंड आयोग। ब्रुटलैंड लिख लेंगे, लिखिए ब्रुटलैंड, ये डी साइलेंट है। कमीशन ब्रुटलैंड आयोग 1987, 1987। जिस स्पेशल कमीशन की बात की गई थी वो स्पेशल कमीशन बनाया। ब्रुटलैंड शायद स्वीडन की या कहीं किसी देश की वाइस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, अच्छी पकड़ थी पर्यावरण के ऊपर, तो इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया और कहा गया आप इस पर लंबी स्टडी करिए, लोगों से मिलिए जुलिए और एक रिपोर्ट बना करके दीजिए। इस कमीशन को नाम दिया गया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED। ठीक है, बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। तो लिख लीजिए ब्रुटलैंड कमीशन, उसमें लिख लो उसके सामने या उसके नीचे पहला बिंदु, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, अध्यक्षता मैडम ब्रुटलैंड जो उसकी चेयरपर्सन थी, विकास आयोग। ठीक है, इनकी रिपोर्ट का टाइटल क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य।
तो 1982 की नैरोबी वाली मीटिंग में कमीशन बनाने की बात की गई, 83 में कमीशन बना दिया गया। उसके बाद जब गवर्निंग बॉडी ने अप्रूव कर दिया तो उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया, जिस रिपोर्ट का नाम क्या था, हमारा साझा भविष्य। इसका मतलब कि देखो हम लोग अलग अलग देश हैं पर एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग नहीं है। पूरी अर्थ का जो फ्यूचर है वो कैसा है, कॉमन है, एक साथ ही हम जी सकते हैं, वरना हम सब के सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद से एनवायरनमेंट को लेकर ग्लोबल कंसर्न बढ़ना शुरू हुआ थोड़ा सा, ठीक है। और सबसे पहली बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन आया वो कहाँ पर आया, इसी रिपोर्ट में आया। सतत विकास की बात यहाँ पर की गई। उससे पहले शब्द चलता तो था पर कोई बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत नहीं करता था कि ये क्या होता है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। समझ में आई बात? अब इस रिपोर्ट के आधार पर इस पर डिस्कशन करने के लिए और इस पर कोई सॉलिड कानून बनाने के लिए अगली बड़ी मीटिंग होगी इसके 5 साल बाद, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अगला हेडिंग दीजिए अगले कॉन्फ्रेंस की, द अर्थ समिट / रियो समिट, पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन 1992। इसके बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। ठीक है। ब्राज़ील जो शहर है उसकी प्राचीन राजधानी हुआ करती थी रियो डी जनेरियो। अब क्या है राजधानी उसकी? ब्राज़ीलिया। तो उसी रियो डी जनेरियो में 1992 में यानी कि 1972 वाले स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर दोबारा से एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। इस बार सम्मेलन खुद यूएन ने दोबारा बुलाया था, यूएनईपी के हेल्प से मिलकर के। तो लिखिए इसके बारे में, पहला बिंदु ऑफिशियल नेम, आधिकारिक नाम, ये जो लिखा हुआ है वही लिखना है, जो बीच बैनर लगा हुआ है ना उस पर लिखा हुआ है ऑफिशियल नेम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में हो गया यूएनसीईडी। ठीक है, कहाँ पर हुआ पता ही है आपको, लिख लिया होगा आप लोगों ने कि रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ था 1992, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर कई सारे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, नियम, कानूनों को अपनाया गया जो सब पे अप्लाई होती थी, ठीक है। तो लिखिए आउटकम्स, उपलब्धि, पहला लिखिए रियो डिक्लेरेशन, रियो घोषणा पत्र, रियो घोषणा पत्र, रियो डिक्लेरेशन, उसमें से लिख लेना 27 प्रिंसिपल, 27 सिद्धांत थे उसके अंदर, 27 प्रिंसिपल्स, 27 सिद्धांत। दूसरा लिखिए एजेंडा 21, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, एजेंडा 21, उसके सामने लिख लो एक्शन प्लान ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के लिए एक्शन प्लान ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के लिए सतत विकास हेतु कार्य योजना, सतत विकास हेतु कार्य योजना, कॉमा करके लिख भी सकते हैं। ये किस पे आधारित थी? मैडम ब्रेटलैंड की रिपोर्ट पर आधारित थी, जिस रिपोर्ट का शीर्षक आपने बताया था कि क्या दिया है, हाँ ठीक है, कि 21st सेंचुरी, क्योंकि इसके ठीक 8 साल बाद कौन सी सेंचुरी लगने वाली थी, 21वीं शताब्दी लगने वाली थी।
उस समय एक फिल्म आई थी आमिर खान की, मतलब तब मुझे याद नहीं है, मैं तो छोटा बहुत बच्चा हुआ करता था, तो उसमें गाना चलता था, देखो 2000 ज़माना आ गया, क्योंकि 2000 सन लग गया था ना, तो शताब्दी बदल रही थी, सेंचुरी चेंज हो रही थी, 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी की ओर, ऐसा करके। क्या हुआ? चलो जो भी फिल्म है कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अचीवमेंट में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अंडर एजेंडा 21, अंडर एजेंडा 21 कॉमा 3 कन्वेंशंस इम्प्लीमेंटेड, हिंदी में लिखिए एजेंडा 21 के अंतर्गत, एजेंडा 21 के अंतर्गत 3 अभिसमय, कन्वेंशन को हिंदी में बोलते हैं अभिसमय, 3 अभिसमय अपनाए गए या क्रियान्वित, जो भी है अपनाए गए, ABC, अभी तीनों का नाम लिखने पड़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये रहे, पहला लिखिए, ये पूरा हिंदी में बोल दे रहा हूं मैं, संयुक्त राष्ट्र, UNFCCC दिख रहा है वही वाला, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय, ब्रैकेट में UNFCCC लिख लेना। दूसरा लिखिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय, UNCBD शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। जैव विविधता अभिसमय। और तीसरा लिखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन या ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एक ही बात है। बताता हूं। अब एक बात थोड़ा सा समझ लेते हैं, 92 वालों को बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, यहाँ पर 2 चीज़ें हुई, एक डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया गया जिसका नाम था रियो डिक्लेरेशन, उसमें 27 सिद्धांत हुआ करते थे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एजेंडा 21 को अपनाया गया। एजेंडा 21 मैडम ब्रूटलैंड की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर पर बेस्ड थी, जो 21वीं शताब्दी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में फ्रेमवर्क देती थी, यानी कि विकास करते करते संसाधन बचा करके रखना 21वीं सेंचुरी में, ठीक है। अब जो उसमें रिपोर्ट में था, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर कुछ ट्रीटीज़ की गई। कन्वेंशन एक तरीके से ट्रीटीज़ ही होती हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क इतना होता है, ट्रीटी तुरंत लागू हो जाती है। कन्वेंशन में क्या होता है, जितने देश मीटिंग में थे वहाँ पे सबने कन्वेंशन का बोला, हाँ बहुत अच्छी बात है, भिजवा दीजिएगा, पढ़ के बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हर देश के पास जाता है, वो देश अपने पार्लियामेंट में चर्चा करेगा, सरकार में चर्चा करेगा, उसके बाद एक सर्टेन नंबर के देश जब साइन कर देंगे तब जा कर के वो लागू होता है। इस प्रक्रिया में कई बार 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल तक लग जाते हैं। समझ में आई बात? तो एजेंडा 21 के अंतर्गत 3 संगठन बनाए गए, संगठन नहीं, 3 अलग अलग इश्यूज पर एक तरीके से ऑफिसेज बना दिए गए। एक का काम किसके ऊपर था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना था, कि ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें क्या काम करना है। इसी के अंतर्गत क्या बोला गया बाद में, कार्बन एमिशन
कम करना है। तो उसके लिए मेन काम किसने किया? UNFCCC ने, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर काम किया UNFCCC ने, ठीक है। इसी की मीटिंग होती है। अच्छा, एक और बात समझ लो फिर आगे बढ़ता हूँ। जितने भी ये समझौते हो रहे हैं, इसमें जो भी साइन करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग कॉप। क्या बोलेंगे? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टी मतलब बंदा हो गया, जो जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, जिन जिन लोगों ने इस पर साइन किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो हर अलग अलग संगठन की अलग अलग कॉप की मीटिंग होती है। नॉर्मली आप लोग अभी COP28 हुआ है वो सुना होगा, वो सारी मीटिंग किसकी हो रही है? इसकी हो रही है। ऐसे ही अलग अलग संगठन की अलग अलग कॉप होती है, मंत्री तय होता है, अफसर तय होते हैं कि जो उस चीज़ को देख रहे हैं अपने देश के अंदर, फिर वही लोग उस मीटिंग के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो इसने काम किस पे करना शुरू किया? क्लाइमेट, आवाज़ नहीं आई, क्लाइमेट। दूसरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लगातार स्पीसीज कम हो रही थी, प्रजातियां जो कल थी खत्म होती चली जा रही थी एक के बाद एक के बाद एक, चाहे वो पशु हो चाहे वो पौधे हों, तो प्रजातियां खत्म ना हो, क्योंकि सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक सर्वे ऐसा कहता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, कि जिस दिन इस पृथ्वी से आखिरी मधुमक्खी खत्म हो गई, उसके बाद क्या होगा? उसके 3 से 4 साल में पृथ्वी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। पॉलिनेशन का काम कौन करता है ना? अब अगर वही नहीं होंगे तो पॉलिनेशन का काम, यानी पौधे सारे, पौधे खत्म तो फिर क्या ही बचेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा अजम्पशन है एक, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर जो कुछ है उसके होने का कोई ना कोई अपना लॉजिक है, इसलिए सबकी एग्जिस्टेंस जरूरी है। इसीलिए हम लोग भारत में कहते हैं, उपनिषद में एक वाक्य है, माता पुत्रो अहम पृथिव्या, कि जो पृथ्वी है, धरती है, ये हमारी क्या है? माँ है, हम इसके पुत्र हैं, पुत्र या पुत्रियाँ हैं। ये उपनिषद में लिखा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा करके तो पहला हो गया क्लाइमेट चेंज पे, दूसरा हो गया बायोडाइवर्सिटी पे, तीसरा क्या था? डेजर्टिफिकेशन। जहाँ जहाँ मरुस्थल है बहुत तेज़ी से उनका एक्सपेंशन हो रहा था, विस्तार हो रहा था। क्यों हो रहा था विस्तार? क्योंकि उसके आसपास उसको रोकने के लिए कोशिश नहीं की गई। वहाँ पर ऑलरेडी बारिश कम होती है, आपने शहर बनाने शुरू कर दिए। अब लगातार क्या होगा? मिट्टी में से जो 4 तत्व होते हैं उसमें से पानी चला गया, नमी चली गई, है ना। अब मिट्टी क्या बन जाएगी? रेत बन जाएगी, है ना। तो डेजर्टिफिकेशन हो रहा था, रेत मरुस्थल थे वो क्या कर रहे थे? अपना इलाका बढ़ा रहे थे। उसको रोकने के लिए, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए क्या बनाया गया? UNCCD, कि पता लगे दुनिया में आधी दुनिया तो क्या हो गई? रेत बन गई, अब कर लो जो करना है, ठीक है। समझ में आई बात? तो 3 यहाँ पर ये कन्वेंशन हुए। ये सारे तुरंत लागू नहीं होने वाले हैं, इस पर बहस चलती रहेगी, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पर ये लागू होंगे, लेकिन बाद में लागू होकर काम करना शुरू कर देंगे ये। क्या क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, अब हो गए हैं, अब तो 1992 की बात मैं कर रहा हूँ। तीनों लागू हो गए हैं, तीनों पर काम हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, जैसे हमारा जयपुर जो रेगिस्तान है राजस्थान का, वो लगातार क्या कर रहा है? वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ एक्सपेंड कर रहा है, जयपुर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हमने उसको नहीं रोका तो अगले 10 से 15 साल में जयपुर क्या हो जाएगा? रेगिस्तान हो जाएगा। तो हम काम करें उसको रोकने के लिए। वहाँ पर क्या है? पेड़ों की बाड़ लगाई जाती है, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, ग्रीन वॉल्स होंगी, मरुस्थल क्या होगा? कम से कम बढ़ेगा वहाँ पर, ठीक है। जो मरुस्थल है वहाँ पर कोशिश करते हैं बारिश करवाने की, तो वहाँ पर कुछ चेक डैम्स वगैरह बनाते हैं ताकि जो वहाँ पर 10 मिलीमीटर भी बारिश हो रही है उसको रोका जा सके। बहुत सारे काम करते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आई इतनी बातें? हाँ, वो UNCBD के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि उसका बेसिक काम क्या है? कौन कौन सी स्पीसीज खत्म हो रही हैं, कौन सी नहीं, उसके नंबरिंग की जांच करना। वैसे IUCN एक NGO है, ठीक है, वो एक NGO है, UN ने उसको मान्यता दी हुई है। मतलब वो UN की बॉडी नहीं है, पर UN के द्वारा मान्यता प्राप्त है और UN की मीटिंग्स में उसको बुलाया जाता है। बट वो है कौन? एक NGO है। IUCN हो गया, WWF हो गया, ये सब NGOs हैं जो किसी एक आदमी ने चलाना शुरू किए, बहुत अच्छा काम किया, नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया दुनिया भर में, तो उसको सरकारों ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उसके डेटाज को मानना शुरू कर दिया, ऐसे, ठीक है। चलो, और हम लोग मतलब आउटकम्स लिख रहे थे ना। पहला आउटकम क्या था? रायो नहीं, रियो डिक्लेरेशन। दूसरा, उसके अंतर्गत 3 कन्वेंशन आ गए। और एक और आउटकम है, अगला लिख लीजिए, उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र वन सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र वन सिद्धांत, UN फॉरेस्ट्री प्रिंसिपल्स, यहाँ पे लिखा होगा।
यूएन फॉरेस्ट्री प्रिंसिपल्स, संयुक्त राष्ट्र वन सिद्धांत। हाँ, जो मैंने आपको ऊपर चार्ट दिया था, इसमें इकट्ठे मैंने सबके आउटकम्स लिखे हुए हैं। जैसे ये रियो समिट है, अब रियो समिट में एक तो क्या अपनाया गया, रियो, एक मैंने बताया अभी फॉरेस्ट्री प्रिंसिपल्स, एक अपनाया गया एजेंडा 21। इसके अंतर्गत ये 3 क्या किए गए, कन्वेंशन किए गए हैं, यूएनसीबीडी, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीसीडी। ठीक है, घबराएंगे तो नहीं ना, ज़्यादा तो नहीं हो रहा? ठीक है, अगर हो रहा तो करना, आदत डाल लीजिए, कोई बात नहीं। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? 14:10, ठीक है, कल मिलेंगे, धन्यवाद। किसकी डेट? 3 जून से समथिंग कुछ है, डेट्स पे इतना ये परेशान होना है। कौन सा ईयर बेटा? 92, जगह जगह तो लिखा हुआ 1992, स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ।